हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं सीसैट 2021 का रीजनिंग। पहले हम लोग रीजनिंग के सीरीज देखेंगे, उसके बाद 2021 का मैथ्स का सीरीज आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 इज गिवन बिलो। दो कंक्लूजन दिए हुए हैं और उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। यू हैव टू टेक द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ इट सीम टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट। भले ही आपको कॉमनली जो भी आप फैक्ट जानते हैं उनसे अलग लगे, लेकिन इसी को सही मानना है जो स्टेटमेंट दिया हुआ है और जो कंक्लूजन दिया है। रीड ऑल कंक्लूजन्स एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट डिसरिगार्डिंग द कॉमनली नोन फैक्ट। जो आप फैक्ट जानते हैं उसको छोड़ के जो ये दिया हुआ है सिर्फ इसी को सच मानना है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है। सम रेडियोज आर मोबाइल, ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर्स, सम कंप्यूटर आर वॉचेस। तो ऐसे क्वेश्चंस वेन डायग्राम से इजी पढ़ते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट के हिसाब से बनाते हैं। सम रेडियोज आर मोबाइल, ये हो गए रेडियोज, ये हो गए मोबाइल। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कुछ रेडियोज मोबाइल हैं, तो ये जो बीच का पार्ट हो गया, ये रेडियोज और मोबाइल दोनों कॉमन हो गए। नेक्स्ट कह रहा है ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर्स, तो ये मोबाइल का सेक्शन है, इस पूरे मोबाइल के सेक्शंस को कंप्यूटर्स कर देते हैं। ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, पर हो सकता है कंप्यूटर ज्यादा भी हो, तो मोबाइल्स तो सारे कंप्यूटर्स में आ गए, पर सारे कंप्यूटर्स को मोबाइल नहीं बोला गया है, तो ये बन गया। और नेक्स्ट क्या है, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, तो यहाँ पे सम कंप्यूटर आर वॉचेस, ये हो गया सम कंप्यूटर्स और वॉचेस। एक तो ये डायग्राम बन गया इसका। अब यहाँ पे एक सेकंड डायग्राम भी बनेगा। सम रेडियोज आर मोबाइल, ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर, कंप्यूटर। अब ये क्या था, सम कंप्यूटर आर वॉचेस। ये जो सम कंप्यूटर आर वॉचेस है, एक तो यहाँ भी हो सकता है, एक हो सकता है ऐसे बन सकता है, क्योंकि कंप्यूटर्स आर वॉचेस बोले हैं, सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, तो हो सकता है मोबाइल में भी कंप्यूटर्स हैं और रेडियोज में भी इंक्लूड है, तो ऐसे एक वेन डायग्राम बन सकता है। इस तरह के क्वेश्चन में ना हमें ध्यान रखना है कि जब भी स्टेटमेंट देखने के बाद जब तक कंक्लूजन एकदम कंफर्म आंसर ना हो, एग्जैक्ट आंसर ना मिले, तब तक वो कंक्लूजन सही नहीं होता है। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों वेन डायग्राम के अलावा क्या जो कंक्लूजन निकला है वो करेक्ट है कि नहीं है। पहला कंक्लूजन क्या है, सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, सम रेडियोज आर वॉचेस। तो देखिए सेकेंड डायग्राम में तो कुछ रेडियोज वॉच हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट डायग्राम में रेडियोस और वॉचेस का कोई बीच में रिलेशन ही नहीं, कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं है। रेडियोस इधर हैं, वॉचेस इधर हैं, तो क्या एक कंफर्म आंसर मिल पा रहा है? नहीं, क्योंकि एक डायग्राम में तो रेडियोस और वॉचेस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और एक डायग्राम में है, तो ये कंफर्म आंसर नहीं है। कंफर्म आंसर का मतलब सिर्फ अपने पास वही एक ऑप्शन हो, उसके अलावा कोई ऑप्शन ना हो। तो कंक्लूजन वन तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, सर्टेनली सम मोबाइल आर वॉचेस। तो फिर इसी तरह फर्स्ट में मोबाइल यहाँ है, वॉचेस यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड में मोबाइल और वॉचेस में है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू। सेकंड क्वेश्चन है, अ वुमेन रन्स 12 किलोमीटर टूवर्ड हर नॉर्थ, 6 kilometer toward her south, and then 8 kilometer toward her east. In which direction is she from her starting point? बताना है। एक लड़की 12 किलोमीटर अपने नॉर्थ जाती है, फिर 6 किलोमीटर साउथ आती है, फिर ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है। अब बताना है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो मानते कि यहाँ पे वो गर्ल थी, 12 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गई, फिर 6 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में वापस आ गई, अभी यहाँ पे है, फिर
ईस्ट डायरेक्शन में गई, जब नॉर्थ ही है साउथ ही है तो ईस्ट डायरेक्शन यहाँ होगा, ईस्ट में गई 8 किलोमीटर। अब बताना है ये स्टार्टिंग पॉइंट था उसका, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन क्या होगा, एन एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। लेस देन 45 डिग्री, मोर देन 45 डिग्री नहीं है, इधर होता या इस एंगल पे होता तो मोर देन 45 डिग्री होता, बट या 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री पे है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। थर्ड क्वेश्चन है, रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दिया है, इसमें से देख के बताना है कि कौन सा टर्म इसमें इनकरेक्ट है, हो सकता है ये वाला गलत हो या ये वाला गलत हो, तो बताना है कि कौन सा टर्म इनकरेक्ट है। वेयर ऑड टर्म एंड इवन टर्म फॉलो द सेम पैटर्न, और इसमें जो ऑड का टर्म चल रहा है और इवन का टर्म चल रहा है सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो पहले हम लोग यहाँ पे ऑड टर्म लिख लेते हैं, 3, 7, 13, 21, 31, 43, और यहाँ पे इवन टर्म लिख लेते हैं, 2, 4, 10, 18, 28 एंड 40। ऑड टर्म में देखेंगे तो 3 + 4 = 7, 7 + 6 = 13, 6 13 + 8 = 21, 21 + 10 = 31 एंड +12 = 43। तो यहाँ पे +2 के सीरीज चल रहे हैं। अब ऐसे इवन में देख लेते हैं, 2 + 2 = 4, 4 + 6 = 10, 10 + 8 = 18, 18 + 10 = 28, 28 + 12 = 40। तो यहाँ से तो ये सीरीज एकदम ऑड वाले सीरीज की तरह दिख रही है, पर यहाँ पे +4 होना चाहिए था, पर यहाँ +2 है, तो अगर 2 को 0 से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, तो यही हमारा इवन का 2 वाला प्लेस गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 0। तो ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए 0। अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 + 4 4 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 बुक्स PQRSTUV आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। 7 बुक्स हैं जिनको साइड बाय साइड प्लेस किया गया है। अब यहाँ क्या बता रहा है, आर क्यू एंड टी हैव ब्लू कलर कवर एंड अदर बुक हैव रेड कवर्स, ओनली एस एंड यू आर न्यू बुक्स and rest are old. P, R and S are law report and rest are gazetteers. Books of old gazetteer with blue cover are. यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, वो बुक बतानी है जो ओल्ड है, गैजेटियर है और ब्लू कवर की है। क्वेश्चन क्या है, 7 बुक्स हैं साइड बाय साइड प्लेस हैं, आर क्यू टी का ब्लू कवर है, बाकी के रेड कवर हैं, एस और यू न्यू बुक्स हैं, बाकी पुरानी बुक्स हैं, पी आर एस लॉ रिपोर्ट है, बाकी गजेटियर हैं। तो इसको इस तरह बनाते हैं, यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू एंड वी। यहाँ पे लिखते हैं कलर्स, ओल्ड और न्यू, लॉ रिपोर्ट्स और गैजेटियर। कलर्स क्या क्या है, आर क्यू और टी ब्लू कलर के हैं, तो ये हो गया ब्लू कलर, ब्लू कलर और ब्लू कलर। बाकी सब रेड कलर के हैं, तो रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर एंड रेड कलर। एस और यू न्यू बुक्स हैं, एस क्या है, न्यू बुक है, और यू न्यू बुक है, बाकी सब ओल्ड बुक, ओल्ड बुक, ओल्ड, सब में ओल्ड कर देंगे।
और कह रहा है PRS लॉ रिपोर्ट है, PRS लॉ रिपोर्ट से, बाकी सब गैजेटियर्स हैं। क्वेश्चन क्या कहा था, ओल्ड गैजेटियर निकालना है ब्लू कवर का। तो ब्लू कवर हमारे पास कितने के पास है, सिर्फ 3 के पास है। तो ये देखिए ब्लू कवर ओल्ड भी है और गैजेटियर भी है, तो एक तो ये हो गया, और एक ब्लू कवर ओल्ड बुक है एंड गैजेटियर है, एक ये निकल के आया। तो ऑप्शन क्या सही होगा हमारा, सी, Q&T। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज अ मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन एंट्रीज। यहाँ पे कुछ एंट्रीज दी हुई है, द एंट्रीज फॉलो अ सर्टेन ट्रेंड रो वाइज सर्टेन ट्रेंड फॉलो कर रही है। चूज द मिसिंग एंट्री, मिसिंग एंट्री यहाँ पे चूज करना है। प्लस करेंगे 7 + 3 = 10, और ABC तीनों चल रहे हैं। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे 6 + 3 = 9। फिर यहाँ पे वैसे ही प्लस होगा, यहाँ पे होगा 10 + 3 13 होगा। A गिवन है, C गिवन है, तो यहाँ पे होगा B। ऑप्शन क्या सही होगा, C3B। You are given two identical sequences in two rows। दो रो दिए हुए हैं और जो सीक्वेंस 1 में हुआ है सेम सीक्वेंस 2 में भी वैसे ही करना है। What is the entry in the place of C for the sequence 2? सीक्वेंस 2 में C पर क्या नंबर होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सीक्वेंस 1 पहले देखते हैं। सीक्वेंस 1 है 8 × 0.5, जो हो जाएगा 4। अब 4 का इंटू 1.5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6। जब 6 का इंटू 2.5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15। एंड नाउ 15 का मल्टीप्लाई 3.5 में करेंगे तो ये बन जाएगा 52.5, और 52.5 मल्टीप्लाइड बाय 4.5, ये हो जाएगा 236.5। तो यहां से ये निकल के आया कि फर्स्ट से सेकंड के मल्टीप्लिकेशन में 1 का गैप चल रहा है। पहला 0.5 से इंटू होगा, फिर 1 प्लस करेंगे 1.5 से, फिर प्लस 1 करेंगे 2.5 से। तो सेम सीक्वेंस, क्योंकि आइडेंटिकल सीक्वेंस दिया है क्वेश्चन कि दोनों आइडेंटिकल हैं, जो सीक्वेंस 1 में हुआ है वही सीक्वेंस 2 में भी होगा। तो सीक्वेंस 2 चलिए सॉल्व करते हैं। 5 × 0.5, जो कि आएगा 2.5, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू 3.75। अब 3.75 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, ए की वैल्यू, ये हो गई बी की वैल्यू। अब जो वैल्यू आएगी 9.375, ये हो गई सी की वैल्यू। तो हमें पूरा DE नहीं निकालना, टाइम कंज्यूम नहीं करना। क्वेश्चन सी की वैल्यू पूछा था, तो सिंपल सी की वैल्यू निकल के आ गई है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 9.375 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन X from place A and another person Y from place B set out at the same time to walk toward each other. The places are separated by a distance of 15 km. X walks with a uniform speed of 1.5 km per hour and Y walks with a uniform speed of 1 km per hour in first hour, with a uniform speed of 1.25 km per hour in second hour, and with a uniform speed 1.5 km hour in a third hour, and so on. Which of the following is are correct? अब क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। पहली बात तो जब भी हम लोग ना यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसे देखेंगे तब बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन अटेंड करना है, समझ में आए तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है।
कौन सी लाइन क्या कह रही है, फिर सॉल्व करने में ना बहुत इजी हो जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। एक पर्सन एक्स नाम का है, वो एक पॉइंट ए पे चलता है। एक पर्सन वाई नाम का है और ये बी से चलता है। दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे और इनके बीच में कितने किलोमीटर का गैप है? 15 किलोमीटर का। अब x के लिए तो सिंपली दिया है कि x एक ही स्पीड से चल रहा है और वो स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 1.5 किलोमीटर जा रहा है। y की अलग अलग स्पीड है, तो चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दे टेक 5 hours टू मीट। अब समझना है कि वो लोग मिलने के लिए 5 घंटे लगाएंगे। एक दूसरे से किसी एक पॉइंट पे मिलने के लिए कहीं भी मिल रहे हो 5 hours लगना चाहिए। और सेकंड क्या कह रहा है, दे मीट मिड वे बिटवीन ए एंड बी। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है वो ए और बी के बीच में मिलेंगे। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा होगा, ओनली वन, ओनली टू, बोथ और नाइदर वन नॉर टू। अगर एक्स यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है तो चलिए पहले 5 hours देख लेते हैं। तो ये 5 घंटे बाद कहाँ पहुंचेगा? 7.5 किलोमीटर पे। जब, क्योंकि 1.5 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है तो 5 hours में चलेगा 7.5 किलोमीटर। ये तो x की स्पीड x का डिस्टेंस निकल के आ गया। ये 7.5 किलोमीटर x चल के यहाँ पहुंचा रहेगा। अब y का देख लेते हैं। तो y फर्स्ट आर में चलेगा 1 किलोमीटर की स्पीड से, फिर सेकेंड आर में है 1.25, 0.25 से इंक्रीज कर रहा है स्पीड। थर्ड आर में 1.5, फोर्थ आर में 1.75 एंड फिफ्थ आर में 2 किलोमीटर पर आवर। जब इन सब को प्लस करेंगे तो ये भी चलेगा 7.5 किलोमीटर। तो दोनों फर्स्ट तो हो गया कि 5 घंटे में वो लोग मिल रहे हैं, तो ये फर्स्ट तो हो गया 5 घंटे में वो लोग एक पॉइंट में मिलेंगे। अब दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी, तो यहां से प्रूव हो रहा है कि 7.5 किलोमीटर एक्स भी चला है, 7.5 किलोमीटर वाई भी चला है, तो ये दोनों बीच में ही मिलेंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a group of 120 person, 80 are Indians and rest are foreigners. Further, 70 person in a group can speak English. The number of Indians who can speak English is. क्वेश्चन पूछा है कि इंडियंस होने चाहिए और उन्हें इंग्लिश बोलना आता है। क्या क्या रहा है, टोटल 120 पर्सन है जिसमें से 80 इंडियंस हैं और बाकी बचे जो 40 हैं वो फॉरेनर्स हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 70 पर्सन इस ग्रुप में इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अब जिस हिसाब से ऑप्शन दिया है हम ये कर लेते हैं, इमेजिन करते हैं, फर्स्ट केस ले लेते हैं कि अगर 40 फॉरेनर्स इंग्लिश बोलते हैं तो कम से कम 30 इंडियंस इंग्लिश बोलते होंगे, क्योंकि टोटल कितने लोग बोल रहे हैं? 70। और एक सेकंड केस ये हो सकता है कि 80 इंडियंस हैं तो 70 के 70 इंडियंस इंग्लिश बोल रहे हों। अब दोनों ही सूरत में हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, 30 और लेस तो नहीं हो सकता, क्योंकि 30 तो पक्का ही बोलेंगे बोल दें। अगर 40 फॉरेनर्स इंग्लिश बोल रहे हैं तो 30 तो पक्का है कि बोलेंगे, तो 30 और उससे लेस तो नहीं हो सकता। और एक सेकंड सिनेरियो ये भी बन रहा है कि 70 के 70 बोल दें, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, 30 और मोर। एग्जैक्ट 30 भी नहीं होगा, 30 और लेस नहीं होगा, 30 और मोर हो सकता है 40 बोलें और 30 यहां से इंग्लिश बोलें, तो ये ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर without repetition of digits obtained using 3 non-zero digit which are multiple of 3. Let s be their sum. क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 डिजिट नंबर्स होने चाहिए और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर 1 यहाँ पे आ गया तो 1 यहाँ नहीं हो सकता, 2 यहाँ आ गया तो 2 यहाँ नहीं हो सकता, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट है, यानी जीरो नहीं होगा, जितने भी डिजिट होंगे 1 to 9 के बीच में होगा। और 3 के मल्टीपल्स भी होने चाहिए,
अब 1 से 9 के बीच में 3 के मल्टीपल्स देख लेते हैं। तो 3 के मल्टीपल्स होता है 3, 6 एंड 9। तो हमें जो भी डिजिट बनानी है इन्हीं तीनों को मिक्स करके बनानी है। और क्वेश्चन कह रहा है ऑल पॉसिबल नंबर्स होने चाहिए, 3 डिजिट के जितने नंबर बन सकते हैं। बना के देखते हैं। 369, 396, 693, 639, 936 एंड 963, इतने नंबर्स बनेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। S is always divisible by 74, S is always divisible by 9। करेक्ट आंसर बताना है। इन सबको जब ऐड करेंगे, जब प्लस करेंगे तो ये आएगा 3996, और 3996 74 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है, देयर आर 2 क्लासेस A and B having 25 student and 30 student respectively. In class A, highest score is 21 and lowest score is 17. Class B, highest score is 30 and lowest score is 22. 4 students are shifted from class A to class B. क्वेश्चन पहले ध्यान से समझते हैं, फिर स्टेटमेंट देखेंगे। 2 क्लासेस हैं A एंड B। A में टोटल 25 बच्चे हैं, B में 30 स्टूडेंट्स हैं। A का हाईएस्ट स्कोर जो है वो 21 है और लोवेस्ट स्कोर है 17। और बी में जिस बच्चे ने भी हाईएस्ट स्कोर लाया होगा वो है 30 और लोवेस्ट स्कोर है उसका 22। बी का जो लोवेस्ट स्कोर है वो भी ए के हाईएस्ट स्कोर से ज्यादा है। अब कह रहे ए से 4 बच्चे ट्रांसफर किए गए हैं बी में, 4 स्टूडेंट्स बी में ट्रांसफर किए गए हैं। तो अब स्टेटमेंट देखते हैं, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। तो अगर ए के 4 बच्चे, अब ये नहीं बताया गया कि ए के 4 बच्चे हाईएस्ट स्कोर वाले हैं कि लोएस्ट स्कोर वाले हैं, पर जो भी जाएगा, यहां से अगर हाईएस्ट स्कोर वाला भी गया 4 बच्चा, तो यहाँ का लोएस्ट स्कोर ही 22 है, तो ऑब्वियसली बी का स्कोर क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। सेकंड क्या कह रहा है, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब ये थोड़ा सा सस्पिशियस है, ये नहीं बता सकते क्यों, क्योंकि ये नहीं पता कि ए का कौन सा 4 बच्चा गया। हो सकता है 2 हाईएस्ट स्कोर वाले चले गए हो, 2 लोवेस्ट स्कोर वाले चले गए हो, तब तो एवरेज बराबर हो जाएगा। हो सकता है चारों हाईएस्ट स्कोर वाले चले गए हो, तब तो एवरेज डिक्रीज हो जाएगा। अगर लोवेस्ट स्कोर वाले गए होंगे तो एवरेज इंक्रीज होगा। तो कंफर्म नहीं है, डेफिनेट नहीं है कि ए का एवरेज स्कोर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ए ओनली 1। 7 है, कंसीडर 2 स्टेटमेंट्स एंड अ क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और एक क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 है, प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। प्रिया जो कि सीमा से 4 रैंक नीचे है और बॉटम से जो सारे बच्चे हैं उसमें से बॉटम से 31st रैंक पे है, 31वीं रैंक पे है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, एना इज 2 रैंक अबव सीमा। सीमा से एना 2 रैंक ऊपर है और बॉटम से 37th रैंक पे है, 37वीं रैंक पे है। क्वेश्चन क्या बताना है, व्हाट इज सीमाज रैंक। सीमा की रैंक बतानी है फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। 40 बच्चों की टोटल क्लास है, क्वेश्चन में ये गिवन है। सीमा की रैंक बतानी है टॉप से। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 1 से आ सकता है कि नहीं आंसर, या स्टेटमेंट 2 से, कि दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि करेक्ट आंसर निकालना है। स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट है, स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट है, या स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सफिशिएंट है, या दोनों नहीं सफिशिएंट है। तो चलिए स्टेटमेंट 1 देखते हैं। प्रिया की रैंक सीमा की रैंक से 4 रैंक बिलो है, तो सीमा 4th रैंक पे हो गई प्रिया, और नीचे से इसकी रैंक है, बॉटम से इसकी रैंक है 31st, तो 31st तो प्रिया हो गई,
मतलब इसके नीचे 30 चिल्ड्रंस और होंगे, 30 स्टूडेंट और होंगे। और क्या दिया हुआ है, क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। तो 31 तो प्रिया हो गई, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। टोटल 40 चिल्ड्रन यहाँ तक हो गए। तो अब ऊपर से सीमा की रैंक नहीं निकल के आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो स्टेटमेंट 1 से तो सीमा की रैंक पता चल रही है। अब स्टेटमेंट 2 से देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या कहा है कि एना इज 2 रैंक अबव सीमा, सीमा से 2 रैंक ऊपर एना है, मतलब यहाँ पे एना है। और बॉटम से 37th है, तो देख लेते हैं 37th है कि नहीं। 31 पे प्रिया थी, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37th पे है। तो अगर स्टेटमेंट 2 का भी यूज करते तब भी सीमा की रैंक पता चल जाती, क्योंकि 40 चिल्ड्रन गिवन है क्वेश्चन में। तो आंसर हमारा होगा आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। या तो स्टेटमेंट 1 से भी इसका आंसर निकाला जा सकता था, या तो स्टेटमेंट 2 से भी निकाला जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर 2 स्टेटमेंट्स एंड अ क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या दी हुई है, ईच ऑफ ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ बी ई एंड एफ बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है ए डी बी ई एफ से वजन है, हैवी है, बट सबसे ज्यादा हैवी नहीं है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है ए इज हैवियर देन डी बट इज लाइटर देन सी। क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज द हैवीएस्ट अमंग ए बी सी डी ई। सबसे ज्यादा हैवीएस्ट पूछा है, कौन सबसे ज्यादा वजन है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 1 से कुछ पता चलता है कि नहीं, या दोनों स्टेटमेंट लगेंगे इस आंसर को निकालने में। ए एंड डी बोथ आर हैवियर देन बी ई एंड एफ। अगर लाइटेस्ट या स्मॉलेस्ट पूछा होता तब तो नहीं पता चलता, बट हैवीएस्ट पूछा है तो आंसर निकलने के चांसेस हैं। फर्स्ट से तो नहीं पता चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा हैवी है, क्योंकि कह रहा है कि इन दोनों में कोई भी हैवीएस्ट नहीं है। स्टेटमेंट 2 जोड़ते हैं, ए इज हैवियर देन डी, ए डी से हैवियर है बट लाइटर देन सी, यानी सी सबसे हैवीएस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बी ई और एफ है, इनसे हैवी कोई है नहीं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है सी सबसे हैवी है, तो आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, सबसे हैवीएस्ट कौन सा है। आंसर सी होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। सिर्फ स्टेटमेंट 1 से तो नहीं पता चल रहा था, दोनों स्टेटमेंट को जब यूज किया तब हमारा आंसर आया, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 letters आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर and the next 4 letters are written in opposite order and so on, and at the end y and z are interchanged, which will be fourth letter to the right of 13th letter। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट लिखे हुए हैं, अब 4 लेटर अपने ऑपोजिट लेटर्स में लिखे जाते हैं। जैसे ए बी सी डी है, तो इसका ऑपोजिट लेटर क्या होगा, डी सी बी ए। इसी तरह ई एफ जी एच, एच जी एफ ई, आई जे के एल, एल के जे आई, एम एन ओ पी, पी ओ एन एम, क्यू आर एस टी, टी एस आर क्यू, यू वी डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वी यू एंड वाई जेड को जेड वाई। उनके अपोजिट में लिखना है, उसके बाद वाई जेड को आपस में इंटरचेंज कर देना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर। 13th लेटर के राइट से चौथा लेटर कौन सा होगा। तो 1 2 3 4 4 8 4 12 13th लेटर के, अब 13th लेटर का लेफ्ट ये है एंड राइट ये है, तो राइट से फोर्थ पूछा है, तो 1 2 3 4 है टी लेटर, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, टी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर टू स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन। स्टेटमेंट गिवन है द लास्ट डे ऑफ मंथ इज वेंसडे। स्टेटमेंट 2 है थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज द 17th डे। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट डे इज 14th ऑफ गिवन मंथ। किसी महीने का 14वें दिन कौन सा डे होगा, संडे मंडे ट्यूसडे क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 1 से क्या निकल के आ पाएगा। लिखा है लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो मंथ तो कोई स्पेसिफिक दिया नहीं हुआ, तो मंथ 31 का भी हो सकता है, 30 डेज का भी होता है, 28 डेज भी हो सकता है और 29 डेज भी हो सकता है इफ लीप ईयर है। तो पॉसिबिलिटीज तो इन चारों के बन सकती हैं। अगर लास्ट डे वेंसडे है तो इसमें 14 डे कुछ और आएगा, इसका आंसर कुछ और होगा, इसका कुछ और, मतलब सबके आंसर्स अलग आएंगे, तो एक स्पेसिफिक 14 डे को कौन सा डे होगा नहीं पता चलेगा। तो स्टेटमेंट 1 तो कैंसिल आउट। 2 से देखते हैं कुछ मिलेगा आंसर। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ इज 17th, यानी 17 तारीख को सैटरडे है। अब मैं थर्ड से नहीं, मतलब 17 तारीख को सैटरडे है, तो 16 को रहा होगा फ्राइडे, 15 को रहा होगा थर्सडे और 14th को रहा होगा वेंसडे। तो आंसर निकल के आया वेंसडे। और क्वेश्चन पूछा क्या था, व्हाट डे इज 14th ऑफ गिवन मंथ, जो महीना दिया है उसका 14th कौन सा डे होगा, तो वो निकल के आएगा वेंसडे। तो आंसर सही होगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर टू स्टेटमेंट एंड 4 कंक्लूजन। Given below, you have to take the statements to be true, even if they seems to be at variance from the commonly known facts. Read all conclusions, then decide which of the given conclusions logically follows from the statements disregarding the commonly known facts. दो स्टेटमेंट गिवन है और उसके 4 कंक्लूजन दिए, निष्कर्ष दिए हुए हैं। हमें जितने भी फैक्ट पता है उसको नेग्लेक्ट करते हुए जो यहाँ पे दिया उसी को सच मानना है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है सम ग्रीन्स आर ब्लूज, स्टेटमेंट 2 कह रहा है सम ब्लूज आर ब्लैक। कुछ हरे नीले हैं, कुछ नीले काले हैं। अब इनके कंक्लूजन क्या निकल के आए हैं, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, कुछ हरे काले हैं, नो ग्रीन्स इज ब्लैक, कोई हरा काला नहीं है, ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक्स, सारे हरे काले हैं। कंक्लूजन 4 है ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, सब काले हरे हैं। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं, इसको वेन डायग्राम में सॉल्व करेंगे। सम ग्रीन्स आर ब्लूज, ये जो बीच वाला सेक्शन हो गया ये कॉमन होगा, कुछ ग्रीन ब्लू है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है सम ब्लूज आर ब्लैक, सम ब्लूज आर ब्लैक। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसके दो डायग्राम हो सकते हैं, पहला तो ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट 1 कह रहा है कुछ ग्रीन ब्लू है, तो कुछ ब्लू ब्लैक है, तो ब्लू तो यहां भी है, तो कुछ ब्लू ब्लैक ऐसे भी बन सकता है। और जब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के ऐसे वाले क्वेश्चंस हो जिसमें ये स्टेटमेंट एंड गिवन कंक्लूजन्स पूछे जाते हैं, तो इसमें जब तक एक कंफर्म आंसर ना हो जाए, जिसके कोई ऑप्शंस निकले ही ना, एकदम कंफर्म आंसर हो कि हाँ ये इसका कंफर्म होगा, उसके ना और वेन डायग्राम्स बनेंगे ना ही उसके और कोई कंक्लूजन्स निकलेंगे, तभी वो आंसर करेक्ट होता है, वरना वो आंसर रॉन्ग ही होता है। तो कंक्लूजन 1 देखते हैं, सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स, कुछ ग्रीन ब्लैक हैं। तो क्या स्टेटमेंट 1 में कोई भी ग्रीन ब्लैक दिख रहा है, नहीं, बट स्टेटमेंट 2 में दिख रहा है कुछ ग्रीन ब्लैक हैं, तो इसका आंसर तो कंफर्म नहीं हुआ, एक जगह नहीं दिख रहा, एक जगह कोई रिलेशन नहीं है और एक जगह है, तो 1 तो कैंसिल आउट। नो ग्रीन इज ब्लैक, यहाँ पे तो कोई 1 पहला डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे तो कोई ग्रीन ब्लैक नहीं है, बट सेकेंड डायग्राम में ग्रीन ब्लैक है, कैंसिल आउट। 3 देखेंगे, ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, सारे ग्रीन ब्लैक दिख रहे हैं, नहीं, तो ये भी कैंसिल आउट। ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, कहीं भी सारे के सारे ब्लैक ग्रीन है, नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट। तो ऑप्शन क्या सही होगा हमारा, डी, नाइदर 1 2 3 4, कोई कंक्लूजन नहीं सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस ऑफ 2 7 22 67 202
x एंड 1822। इसमें बताना है x की क्या वैल्यू होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2, 7, 22, 67, 202 and place x 1822। यहाँ पे सीक्वेंस देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 7। इसी तरह 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 22। नेक्स्ट 22 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 67। 67 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 202। नाउ 202 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 607 और यही होगी x की वैल्यू। तो आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन सी 607। Question number 17. Jay and Vijay spent an equal amount of money to buy some pens and special pencils of same quality from the same store. If Jay bought 3 pens and 5 pencil and Vijay bought 2 pens and 7 pencil, then which one of the following is correct? ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा सही है बताना है। 2 लोग हैं जय और विजय, उनके पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है, उनके पास बराबर पैसे हैं और जय ने 3 पेन और 5 पेंसिल खरीदी उतने पैसे में और विजय ने 2 पेन और 7 पेंसिल खरीदी। जय इक्वल टू विजय, बिकॉज दोनों के पास पैसा सेम है और सेम क्वालिटी सेम स्टोर से खरीद रहे हैं। तो 3 पेन्स प्लस 5 पेंसिल्स is equal to 2 pens plus 7 pencils। बिकॉज मनी सेम है तो जो भी आया होगा सेम पैसे में आया होगा। अब जब इंटरचेंज करेंगे तो ये 2 पेन इधर आएगा, 5 पेंसिल इधर जाएगी। 3 पेन माइनस 2 पेन, 7 पेंसिल माइनस 5 पेंसिल, विच मीन्स 1 पेन इज इक्वल टू 2 पेन, 2 पेंसिल्स। तो जो 1 पेन का प्राइस होगा वो 2 पेंसिल के प्राइस के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। अब पेंसिल कॉस्ट मोर देन पेन, तो नहीं, पेन की कॉस्ट ज्यादा है पेंसिल से, तो ये कैंसिल आउट। द प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ पेन, पेन पेंसिल की प्राइस बराबर है, नहीं। ऑप्शन सी क्या है? द प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम द प्राइस ऑफ पेंसिल, तो एक पेन 2 पेंसिल के बराबर है, तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, इन कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज रिटर्न एज LBSI DNZUHTR. How is chemistry written in that code language? पहले यहाँ पे साइड में CD ये लिख लेते हैं अल्फाबेट। अब यहाँ पे दिया है कि मैथमेटिक्स को LBSI DNZUHDR। अगर हम इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो M-1 L है, जब M से एक पीछे जाएंगे तो L है, और A+1 B, A से एक आगे जाएंगे तो B आ रहा है। फिर इसी तरह सेम फॉलो होगा T-1 S, T से एक पीछे गए -1 तो S आएगा। H से एक आगे जाएंगे तो I आएगा। ये देखिए H से एक आगे जाएंगे तो सेम सीरीज चल रही है, +1 -1 +1 -1 इसी तरह। तो अब सेम लगाएंगे केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री पहले माइनस हुआ है तो पहले माइनस करेंगे। C-1 है तो क्या होगा? B। H+1 होगा I, E-1 होगा D, M+1 होगा N, I-1 होगा
i-1 होगा h, s+1 होगा t, t-1 होगा s, r+1 होगा s एंड y-1 होगा x। तो हमारे पास कोड लैंग्वेज क्या निकल के आई? BIDNHTSSX। और ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑन अ चेस बोर्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 consecutive squares chosen on the diagonals along a straight path। कह रहे एक चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड के डायगोनल को लेके 6 लगातार स्क्वायर को चूज करना है। 6 लगातार स्क्वायर मतलब जैसे एक स्क्वायर ये हो गया, दूसरा इससे टच हुआ, लगातार स्क्वायर 6 बताना है कितने डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, 6 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर चूज कर सकते हैं। तो पहले तो डायगोनल देख लेते हैं। तो एक डायगोनल ये हो गया और सेकंड डायगोनल ये हो गया। अब दोनों डायगोनल को, क्योंकि स्ट्रेट अलोंग द स्ट्रेट पाथ बोला है, सीधे इसी डायगोनल पे पता करना है। तो पहले चूज करते हैं 1 2 3 4 5 6। इस वाले पे फर्स्ट स्क्वायर से लेके सिक्स्थ स्क्वायर तक 6 तो ये हो गए। फिर सेकंड स्क्वायर से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6। फिर सेकंड स्क्वायर से लेके सेवेंथ स्क्वायर तक एक हो गया। 6 लगातार स्क्वायर चूज करने हैं, तो पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। अब तीसरा करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 लास्ट पहुंच गए। फिर थर्ड वाले स्क्वायर से लेके एट्थ वाले स्क्वायर तक। तो एक डायगोनल पे हमें 3 तरीके से 6 स्क्वायर्स मिल गए। अब इसी तरह दूसरे डायगोनल पे भी करेंगे। ये जो व्हाइट पे दूसरा डायगोनल है 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट से लेके 6 तक। फिर सेकंड से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, सेकंड से लेके 7 तक। इसी तरह थर्ड से लेके 8 तक। तो सेकंड वाले डायगोनल पे भी हमें 3 तरीके से 6 स्क्वायर मिल गए। तो टोटल कितने तरीके से बन सकते हैं? 6 तरीके से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द सीरीज डैश बी डैश ए डैश बी ए डैश बी डैश ए बी डैश ए बी फिल इन द 6 ब्लैंक्स। 6 ब्लैंक्स दिए हुए हैं यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन 4 चॉइसेस। इन 4 चॉइसेस में से चूज करके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। डैश बी डैश ए डैश बी ए डैश बी डैश ए बी डैश ए बी। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पहले हमें क्या करना होता है, लेटर्स पहले गिन लेते हैं इजी करने के लिए। जैसे ये पूरा 18 लेटर्स है, तो या तो इसे 6 लेटर्स के पार्ट में डिवाइड कर लें, या तो 3 के पार्ट में डिवाइड कर लें। जैसे 20 हो तो 4 या 5 में, जो इजी लगे। मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ कि हर 3 लेटर को अलग करते हैं, तो कुछ ना कुछ सीरीज पक्का निकल के आती है। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, ए बी। अब लास्ट से अगर करें तो बी, फिर ए बी बी, ए बी और ए बी। एक हो रहा है ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी बी, ए बी। तो आंसर क्या निकल के आया, डैश पे ए होगा, बी होगा, फिर ए होगा, बी होगा, ए होगा एंड बी होगा। तो 6 फिल इन द ब्लैंक्स में यही होगा। ऑप्शन क्या सही होगा अपना, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग 22333 एज डिजिट्स हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फॉर्म। 30,000 से बड़ी कितने नंबर्स बन सकते हैं इन 5 डिजिट को यूज करके। तो चलिए बनाते हैं। पहला तो यूज कर लेंगे 333, 22, फिर 3,
2 3 2 3, फिर 3 2 2 3 3, फिर 3 2 3 3 2, फिर 3 3 2 2 3 3 3 3 2। तो ये 6 ही नंबर्स बनेंगे जो 30,000 से बड़े होंगे, तो ऑप्शन क्या सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 6 पर्सन अरेंज इन अ रो, अनदर पर्सन हैज टू शेक हैंड्स विद 3 ऑफ देम, 3 लोगों से हाथ मिलाना है, सो दैट ही शुड नॉट शेक हैंड विद 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन। अगर कोई यहाँ खड़ा है तो वो अपने इस साइड और इस साइड वाले से हाथ नहीं मिला सकता। इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैन द हैंडशेक्स टेक प्लेस? तो इमेजिन करते हैं 6 लोग, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये 6 पर्सन है। बी ना तो ए से हाथ मिला सकता है ना सी ना तो बी से मिला सकता है ना डी से, इसी तरह ई ना डी से ना एफ से। तो एक पॉसिबल वे तो है ए सी से हाथ मिलाए एंड सी ई से हाथ मिला ले, ये एक। दूसरा तरीका, ए डी से हाथ मिला ले और एफ से हाथ मिला ले। थर्ड है ए सी से हाथ मिलाए और एफ से हाथ मिला ले। ए 3 तरीके से मिला सकता है। और एक फोर्थ वन हो गया बी डी एंड एफ। यही 4 पॉसिबल वेज हैं कि 3 लोग लगातार हाथ भी मिलाएंगे और कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे। तो ऑप्शन बी सही होगा, 4 वेज। तो ये यहाँ पे खत्म हुआ रीजनिंग 2021 का। अब इसके बाद देखेंगे 2021 का मैथ्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।